हेलो स्टूडेंट्स, हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है जो आईआईटी जेईई में आया हुआ है। ये क्वेश्चन 2006 में आया हुआ है। ये पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है। इसमें 3 क्वेश्चन दिए थे। इसमें एक्चुअली एज ऑफ वुड बेस्ड और सब्सटेंस या फॉसिल के लिए डिस्कस किया जा रहा है। क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये पैराग्राफ तो काफ़ी बड़ा है, मैं इसको आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। कार्बन 14 इज यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, कार्बन 14 का यूज करते हैं हम उसका ऑर्गेनिक मटेरियल का एज पता करने में। इसमें कार्बन 14 बनता कैसे इन्होंने बताया हुआ है। कार्बन 14 बनने का तरीका है नाइट्रोजन न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है और कार्बन 14 बनाता है इन अपर एटमॉस्फेयर में। और ये लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ C14 बाय न्यूट्रॉन्स कैप्चर इन दी अपर एटमॉस्फेयर, और वो मेथड ये दिया हुआ है। ये कार्बन 14 जो बनता है, ये कार्बन 14 प्लांट्स इनटेक कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो प्लांट्स के अंदर 2 तरह के कार्बन होते हैं, एक कार्बन 12 भी होता है और कार्बन 14 भी होता है। आप देखो यहाँ पर कार्बन 14 और कार्बन 12 का रेशियो लिविंग प्लांट्स के अंदर 1:10⁻12 ये रेशियो रहता है। मतलब ये फिक्स है, कांस्टेंट रेशियो रहता है जब तक प्लांट जिंदा है। लेकिन अगर प्लांट डेड हो जाए तो ये रेशियो चेंज हो जाता है, यानी कार्बन 14 डिसइंटीग्रेट होने लगता है। कार्बन 14 डिसइंटीग्रेट होता है तो कार्बन 14 से नाइट्रोजन बनता है, और ये एक मेथड है जिससे कार्बन 14 का डिसइंटीग्रेशन पता चलता है। ये दूसरी रिएक्शन इसमें दी थी, तो आपको ये दोनों रिएक्शन मालूम होनी चाहिए। दोबारा कार्बन 14 इस टाइप से बनता है और कार्बन 14 डिसइंटीग्रेशन होता है तो ये बनता है। जब प्लांट जिंदा होते हैं तब भी कार्बन 14 का डिसइंटीग्रेशन होता है। तो कार्बन 14 का डिसइंटीग्रेशन होगा तो फिर कांस्टेंट कैसे रहेगा। इसका मतलब जिस रेट से कार्बन 14 डिसइंटीग्रेट होता है उसी रेट से वो कार्बन 14 को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब भी कर लेता है। एटमॉस्फेयर में बन रहा है ना, एटमॉस्फेयर से उसने एब्जॉर्ब किया तो कार्बन 14 इनटेक कर लिया प्लांट ने, और फिर कार्बन 14 उसमें डिसइंटीग्रेट भी होता है। लेकिन कार्बन 14 कांस्टेंट क्वांटिटी होती है लिविंग प्लांट के अंदर। इसका मतलब ये कि वो जिस रेट से एब्जॉर्ब करता है या जिस रेट से उसके अंदर डिसइंटीग्रेशन होती है कार्बन 14 की, उसी रेट से वो एब्जॉर्ब करता है। अब इनके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अ लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्कुलेशन ऑफ C14 फ्रॉम एटमॉस्फेयर इज हाई सो दैट कार्बन कंटेंट इज कांस्टेंट इन ऑर्गेनिज्म। ये तो कोई कंसेप्ट नहीं हुआ, ज्यादा हाई है तो कार्बन कंटेंट कांस्टेंट है, ये नहीं कोई ऑप्शन है। आपने पैराग्राफ में भी समझा इसको। दूसरा, कार्बन कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट द एज ऑफ अर्थ क्रस्ट। नहीं, हम वुड बेस्ड और सब्सटेंस का हम लोग पता करते हैं एज के द्वारा, तो इससे रॉक्स वगैरह की एज पता नहीं करते हैं। तीसरा, रेडियो एक्टिव एब्जॉर्प्शन ड्यू टू कॉस्मिक रेडिएशंस इज इक्वल टू, जो मैंने अभी बताया था कि एटमॉस्फेयर में कॉस्मिक रेडिएशन के कारण C14 बनता है और वो सब C14 को एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पर इस टाइप की कुछ बात बोली गई, रेडियो एक्टिव एब्जॉर्प्शन ड्यू टू कॉस्मिक रेडिएशंस इज इक्वल टू द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। यानी कि वो जितना एब्जॉर्ब कर रहा है कार्बन 14 उतना ही रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके है, यानी उतना उसी रेट से वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है। तो उसके अंदर जो कार्बन कंटेंट है रिमेन कांस्टेंट इन लिविंग प्लांट्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सही बात है। मैंने इसका सॉल्यूशन या आंसर भी यहाँ लिख रखा है, आप देख लो, ये लिखा हुआ है प्रॉपर। लिविंग प्लांट्स मेंटेन एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द एब्जॉर्प्शन ऑफ C14 and the rate of decay of C14 present inside the plant. This gives a constant amount of C14 per gram of carbon in a living plant. Okay? तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी ऑप्शन। फिर डी ऑप्शन लिखा था, कार्बन डेटिंग कैन नॉट बी यूज्ड टू डिटरमाइन कंसंट्रेशन ऑफ C14 इन डेड बीइंग। हम कंसंट्रेशन ऑफ C14 नहीं निकालते हैं उसकी, बल्कि हमें उसकी कंसंट्रेशन जो पता होती है उससे हम एज ऑफ वुड बेस्ड ऑब्जेक्ट निकालते हैं। राइट, एज पता करते हैं किसी वुड बेस्ड ऑब्जेक्ट का। तो हमारे पास मेनली आंसर कौन सा हो गया, सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, व्हाट शुड बी द एज ऑफ फॉसिल मीनिंगफुल डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स एज। तो अब हमारे पास इनिशियल एक्टिविटी और फाइनल एक्टिविटी दी होती तो हम एज पता कर सकते थे, लेकिन ना तो हमें कार्बन कंटेंट का इनिशियल एक्टिविटी दिया हुआ है और ना उसका फाइनल दिया हुआ है कि फॉसिल के अंदर कितना है। तो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो एज हमको बतानी है वो मीनिंगफुल एज बताते हैं। कैसे, जो कार्बन 14 का हाफ लाइफ होता है अप्रॉक्स उसके इक्वल अगर हम आंसर बोलते हैं तो वो उसकी एज होती है मीनिंगफुल के केस में। तो यहां पर मैंने बोला हुआ है फॉसिल हुज एज इज क्लोजेस्ट टू हाफ लाइफ C14
will yield the most accurate age of C14 dating. So its answer is B, 6000 years, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ 5770 ईयर्स है, जो कि अप्रॉक्स 6000 ईयर्स के बराबर है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। A nuclear explosion has taken place leading to increase in concentration of C14 in nearby areas. C14 concentration is C1 in nearby area and C2 in areas away. If the age of the fossil is determined to be T1 and T2 at the place respectively, then तो ये बोला गया और इसके बारे में पता करते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, एक एरिया जहां पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ उससे दूर भी इफेक्ट तो आया होगा ऑब्वियसली, लेकिन जहां न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ वहां C14 का कंटेंट ज्यादा हुआ तो वो प्लांट्स वगैरह में ज्यादा आ गया होगा C14 कंटेंट, लेकिन दूर वाले जो दूर प्रेजेंट है प्लांट्स वगैरह उनमें C14 कंटेंट उतना नहीं होगा जहां पर एक्सप्लोजन हुआ। तो हम उन दोनों कंडीशन में बात कर रहे हैं, यानी जहां पर एक्सप्लोजन हुआ वहां से हमने एक फॉसिल लिया और उससे दूर वाली जगह से हमने एक फॉसिल लिया। दोनों फॉसिल को हम तभी कंपेयर करेंगे जब दोनों फॉसिल के अंदर कार्बन कंटेंट सेम होगा। फॉसिल के अंदर, लिविंग के अंदर तो अंदर अलग अलग है, लिविंग प्लांट्स के अंदर तो कार्बन 14 कंटेंट अलग अलग है। क्यों है अलग अलग? क्योंकि जहां पर ब्लास्ट हुआ वहां C14 कंटेंट ज्यादा हो गया और जो उससे दूरी वाली जगह वहां पर C14 कंटेंट कम है। लेकिन जो हम फॉसिल कंपेयर करेंगे वो दोनों जगह से ऐसे फॉसिल लेंगे जिनके अंदर कार्बन कंटेंट सेम होगा। तो कार्बन कंटेंट सेम होगा, यानी हम बात करें तो फाइनल कार्बन कंटेंट हमारे पास जो होगा, फाइनल कार्बन कंटेंट टी टाइम पर, तो फाइनल कार्बन कंटेंट हमारे पास दोनों फॉसिल के अंदर C0 होगा, लेकिन इन्हीं जब टी टाइम पर। और जब हम बात कर रहे हैं ये T1 टाइम, सॉरी, और जब हम बात कर रहे हैं इनिशियली तो एक के अंदर होगा C1 कंटेंट और दूसरे के अंदर होगा C2 कंटेंट, ये इन्होंने बताने की कोशिश की गई है। तो यहां पर T का मतलब है T2 टाइम और यहां पर T का मतलब है T1 टाइम, राइट। तो हम यहां T1 T2 टाइम कैलकुलेट करने वाले हैं कि भाई इसने T1 टाइम में कंप्लीट होगा, ये C1 से C0 हुआ होगा, और यहां T2 टाइम में ये C2 से C0 हुआ होगा। C2 वो कार्बन कंटेंट है जो दूर वाले प्लांट के अंदर था, लिविंग प्लांट के अंदर, और C0 वो है जो फॉसिल के अंदर है। ऐसी C1 वो कार्बन कंटेंट है जो जहां पर ब्लास्ट हुआ था, न्यूक्लियर रेडिएशन जनरेट हुई थी, वहां पर कार्बन कंटेंट है प्लांट्स के अंदर, और C0 वहां पर लिया हुआ फॉसिल का कंटेंट है, और फॉसिल के अंदर हमने दोनों कंटेंट सेम रखा। तो उनकी एज क्या होगी वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो T1 क्या होगा, T1 इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा ln C1 अपॉन C0, ये इस फॉसिल की एज हो गई। T2 इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा ln C2 अपॉन C0। अब डेफिनेटली C1 ज्यादा क्वांटिटी है, C2 कम क्वांटिटी है, तो T1 इज ग्रेटर देन T2, ये भी क्लियर है, यानी दोनों की एज सेम नहीं है। तो सॉल्व कर लो, यहाँ देखो T1 T2 का कुछ रिलेशन दिया हुआ है, तो आप T1 माइनस T2 कर लो और आपका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा ln C1 अपॉन C2। लॉग का फॉर्मूला यूज कर लेना और आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर ज्यादा एज किसकी ज्यादा होगी, T1 ऑब्वियसली ज्यादा है, इसका मतलब जहां पर ब्लास्ट हुआ था वहां पर एज ज्यादा हो जाएगी फॉसिल की। तो इन्होंने बोला हुआ द एज ऑफ द फॉसिल विल इंक्रीज एट द प्लेस वेयर एक्सप्लोजन हैज टेकन। बिल्कुल सही बात है। द एज ऑफ द फॉसिल विल डिक्रीज एट द प्लेस वेयर एक्सप्लोजन इज टेकन, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारे पास। द एज ऑफ द फॉसिल विल बी डिटरमाइंड टू बी सेम, नहीं, दोनों सेम कैसे हो जाएंगे, अलग अलग कंटेंट था तो डेफिनेटली अलग अलग है, और ये भी हमारे पास आंसर नहीं होगा। लिख के देख लो, कोशिश कर लेना T1 अपन T2 को आता है कि नहीं आता है। ओके।